छात्रों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी की विदेश नीति आरंभ की थी। उसकी विदेश नीति को हम पढ़ रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी की विदेश नीति को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: उत्तर भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय और मंगोल नीति। तो छात्रों, हमने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। जब उसने आंतरिक विद्रोहों के विरुद्ध कुछ सफलता प्राप्त कर ली तो वह सिकंदर महान की तरह विश्व विजय का सपन देखने लगा और एक नया धर्म भी स्थापित करना चाहता था। लेकिन उसके ईमानदार तथा अनुभवी दरबारी दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क ने उसे नया धर्म स्थापित करने तथा विश्व विजय करने से पूर्व संपूर्ण भारत को जीतने की सलाह दी। अलाउद्दीन ने इस सलाह को स्वीकार किया और दिल्ली सल्तनत की सीमाओं के बाहर स्थित हिंदू राज्यों को जीतने के लिए एक विशाल योजना तैयार की। इसकी विजयों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं: उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय। इसके अलावा विदेश नीति में आएगा मंगोल नीति। उसके काल में मंगोलों ने निरंतर 7 बार हमले किए, लेकिन उसने बड़ी मजबूती से 7 बार मंगोलों को पराजित किया। तो छात्रों, उत्तर भारत की विजय में हमने देखा था गुजरात विजय 1299, रणथंबोर विजय 1301, चित्तौड़ विजय 1303, उसके बाद पद्मनी की कहानी, उसके बाद उसकी मालवा विजय 1305, मारवाड़ विजय 1308 और जालौर विजय 1311। उत्तर भारत को जीतने के दौरान ही उसने दक्षिण की तरफ रुख किया। छात्रों, वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वतों को पार करके दक्षिणी प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया। उस समय दक्षिण भारत में 4 शक्तिशाली राज्य थे। पश्चिम में देवगिरी का यादव राज्य, जिसमें महाराष्ट्र शामिल था, और देवगिरी, जिसको आधुनिक दौलताबाद कहते हैं, उसकी राजधानी थी। दूसरा राज्य था पूर्व में तेलंगाना का काकतीय राज्य, जिसकी राजधानी वारंगल थी। तीसरा कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित होयसल राज्य, जिसमें आधुनिक मैसूर तथा अन्य जिले सम्मिलित थे और जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। चौथा दक्षिण का राज्य था सुदूर दक्षिण में स्थित पांड्य राज्य, जिसकी राजधानी मदुरा थी। तो छात्रों, सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पुनर्विजय का अभियान किया। इससे पहले वो देवगिरी को जीत चुका था। तब वह काड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। 1306-7 में एक सेना उसके जो नायब था मलिक काफूर के नेतृत्व में भेजी गई। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को आत्मसमर्पण करना पड़ा। सुल्तान को अपार धन भेंट किया गया। अलाउद्दीन ने वहाँ के शासक रामचंद्र देव को राय राया की उपाधि प्रदान की। उसका राज्य उसके पास ही रहने दिया गया। इस प्रकार 1306-7 में देवगिरी को जीत लिया गया। अगला उसका आक्रमण था तेलंगाना के विरुद्ध, जो 1308 में हुआ। 1303 में उसने तेलंगाना पर आक्रमण किया था, जिसमें वो विफल हो गया था और वह विफलता अलाउद्दीन के हृदय में खटक रही थी। इस विफलता को धोने के लिए 1308 में उसने मलिक काफूर को भेजा। वहाँ का शासक राजा प्रताप रुद्रदेव था, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया और अलाउद्दीन को 300 हाथी, 7000 घोड़े, भारी संख्या में नकद धन और रत्न युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए भेंट किए गए और वार्षिक कर देने का वचन दिया गया। तीसरा हमला अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण में था
होयसल राज्य के विरुद्ध, जिसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। यह आक्रमण 1310 में किया गया। इस अभियान में मलिक काफूर तथा ख्वाजा हाजी को एक विशाल सेना के साथ भेजा गया। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि होयसल राजा वीर बल्लाल को उसके आने की पूर्व सूचना भी नहीं मिल सकी। होयसल राजा को युद्ध का भारी हर्जाना चुकाना पड़ा तथा दिल्ली सुल्तान की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अगला हमला उसका था पांड्य राज्य, जो सुदूर दक्षिण में उपस्थित था और जिसकी राजधानी थी मदुरा। यह आक्रमण 1311 में किया गया। इस समय पर पांड्य राज्य में राज सिंहासन के लिए वीर पांड्य तथा सुंदर पांड्य नामक दो भाइयों में संघर्ष चल रहा था। सुंदर पांड्य ने हार कर अलाउद्दीन से सिंहासन दिलाने की प्रार्थना की। इस पर काफूर मदुरा पहुंचा। वीर पांड्य वहां से भाग निकला। काफूर ने नगर को लूटा, मंदिर ध्वस्त किए। पाम्बन द्वीप पर स्थित रामेश्वर पहुंचकर विशाल मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 1311 में दिल्ली आया, साथ में अपार लूट का माल लाया। इससे पहले दिल्ली में इतना लूट का माल कोई नहीं लाया था। 321 हाथी, 30,000 घोड़े, 2750 पाउंड सोना, जिसका मूल्य 10 करोड़ टंका था। इसके अतिरिक्त रत्नों की पिटारियाँ और हीरे जवाहरात भी थे। तो इस प्रकार दक्षिण की विजय पूरी की, और दक्षिण की विजय पूरी करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम और नायब मलिक काफूर को जाता है, जिसने कि दक्षिण भारत को जीता। मलिक काफूर नुसरत खां को गुजरात के हमले के समय खंबात की खाड़ी में मिला था। आगे चलकर ये लड़का अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सूबेदारों में से एक हुआ और उसने दक्षिण भारत को जीता। अब हम देखेंगे दक्षिण पर अंतिम आक्रमण 1313। 1313 ईस्वी में देवगिरी के शासक शंकर देव के विरुद्ध यह अभियान किया गया और यह दक्षिण भारत पर अंतिम आक्रमण था, क्योंकि शंकर देव ने वार्षिक कर देना बंद कर दिया था। 1313 में शंकर देव के विरुद्ध अभियान किया गया। इस अभियान में शंकर देव युद्ध में हारा और मारा गया। इसके बाद कृष्णा नदी पार कर द्वार समुद्र पर अधिकार कर लिया गया और उससे कर वसूला गया। इस प्रकार समस्त दक्षिण भारत पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। अब हम देखेंगे दक्षिण भारत विजय की क्या क्या विशेषताएं थी। तो ये विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला, अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण विजय करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। दूसरा, दक्षिण विजयों में अलाउद्दीन को पर्याप्त धन मिला था। बहुत ही ज़्यादा धन संपदा उसे दक्षिण राज्यों की विजय से मिली थी। तीसरा, उसकी दक्षिण भारत की विजय ने विजय का मार्ग अन्य मुसलमान शासकों के लिए प्रशस्त कर दिया। चौथा, समुद्रगुप्त की भांति उसने दक्षिणी राज्य को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, वरन उनसे उसने कर जरूर वसूल किया और उन राज्यों पर वहीं के शासकों को राज्य करने दिया गया। पांचवी विशेषता थी दक्षिण विजय। पांचवी विशेषता यह थी कि अलाउद्दीन स्वयं राजधानी छोड़कर दूरस्थ प्रदेशों में नहीं गया। उसने दक्षिण विजय के लिए अपने विश्वसनीय सेनापतियों को ही भेजा, वह किसी भी अभियान में नहीं गया। इस प्रकार छात्रों, यह थी उसकी दक्षिण विजय। अब हम उसकी समय हुए मंगोल आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे, जो उत्तरी पश्चिमी सीमा से भारत पर निरंतर हमले बोल रहे थे। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों के निरंतर आक्रमणों के कारण अत्यधिक अशांति बनी रही। उनसे पंजाब, मुल्तान और सिंध को ही नहीं बल्कि दिल्ली तथा गंगा यमुना के दो आपके उपजाऊ प्रदेशों तक के लिए संकट उपस्थित हो गया। सल्तनत की सीमाओं पर हो रहे निरंतर हमलों की वजह से
बलबन पड़ोसी हिंदू राजाओं को जीतने की नीति का अनुसरण नहीं कर पाया, किंतु अलाउद्दीन बलबन से कहीं अधिक योग्य एवं साहसी था। उसने मंगोलों के आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका, साथ ही पड़ोसी हिंदू राजाओं को भी जीतने में सफल रहा। उसने मंगोलों के 1 दर्जन से अधिक हमलों को सफलतापूर्वक रोका और 1308 में इस समस्या से उसने छुटकारा पाया। अब हम पढ़ेंगे मंगोलों के मुख्य आक्रमणों के बारे में। मंगोलों का पहला हमला 1296 में अलाउद्दीन के गद्दी पर बैठते ही हुआ। जफर खान ने जालंधर के निकट मंगोलों को भयंकर पराजय दी। यह हमला मंगोल नेता दाऊद के नेतृत्व में हुआ। जफर खान और गाजी मलिक जिसने बाद में तुगलक वंश की स्थापना की, उसका नाम था जफर खान और गाजी मलिक। ये 2 अलाउद्दीन के प्रमुख सिपह सालार थे जिन्होंने मंगोलों को बार बार करारी पराजय दी। मंगोलों के घोड़े जब पानी नहीं पीते थे तो मंगोल कहते थे, क्या तुमने जफर खां को देख लिया गया है। दूसरा आक्रमण 1297 में दावा खां ने किया। सीरी के किले पर अधिकार कर लिया। जफर खान ने दावा खां को उसके 1700 अनुयायियों, स्त्री बच्चों सहित गिरफ्तार करके दिल्ली भेज दिया। तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुक ख्वाजा की अधीनता में हुआ। जफर खान ने मंगोलों को पराजित किया, किंतु इस हमले में स्वयं जफर खान भी मारा गया। कहते हैं अलाउद्दीन चाहता तो जफर खान को बचा सकता था। जफर खान लड़ रहा था तो अल्लाह और मंगोलों के बीच में फंस गया, तो अलाउद्दीन उसको देखता रहा और अलाउद्दीन ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। इस प्रकार अलाउद्दीन के एक जांबाज सिपह सालार की मृत्यु हुई। चौथा आक्रमण 1303 में तरगी के नेतृत्व में हुआ। जब अलाउद्दीन चित्तौड़ का घेरा डाले हुआ था, मंगोलों ने दिल्ली के निकट खेमे गाड़ दिए, दिल्ली की गलियों में धावे मारे। अलाउद्दीन को 2 महीने सीरी में शरण लेनी पड़ी। 3 माह पश्चात मंगोल लौट गए, क्योंकि उन्हें नियम पूर्वक घेरा डालकर नगरों पर अधिकार करने की कला नहीं आती थी। 5वां आक्रमण तरगी के लौट जाने के बाद भी मंगोल संकट समाप्त नहीं हुआ। 1304-5 में अली बेग और ख्वाजा तारा ने शिवालिक की पहाड़ियों को पार कर भारत पर हमला बोला और अमरोहा तक बढ़ गए। दीपालपुर के हाकिम गाजी मलिक ने मंगोलों को भारी हानि पहुंचाई। दोनों को पकड़कर दिल्ली भेज दिया गया, जहां हाथियों से कुचलवा कर मौत के घाट उतार दिया गया। छठा आक्रमण 1306 मंगोल कुबक के नेतृत्व में मुल्तान के पास सिंधु नदी पार कर आगे बढ़े। गाजी मलिक ने उन्हें पराजित किया। उनके नेता कुबक के साथ 50,000 मंगोल बंदी बना लिए गए, उनका वध कर दिया गया। स्त्रियों और बच्चों को दासों के रूप में बेच दिया गया। 7वां और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण, ये अंतिम आक्रमण था 1307-8। वैसे तो 12 आक्रमण हुए थे छोटे मोटे, लेकिन हम 7 आक्रमण को महत्वपूर्ण मानते हैं। 7वां आक्रमण 1307-8 में अंतिम आक्रमण इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। यह सिंधु नदी को पार कर आगे बढ़ भी नहीं पाया था कि दिल्ली की सेना ने उसे घेर कर हराया और मार डाला। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय तक देश मंगोलों के आक्रमण से मुक्त रहा। अलाउद्दीन ने मंगोलों को सफलतापूर्वक पराजित किया। इसके प्रमुख कारण थे, पहला, कुशल सेनापति। अलाउद्दीन स्वयं तथा उसके सेनापति और रणकुशल थे, जिनमें जफर खां और गाजी मलिक प्रमुख थे। दूसरा, उत्तर भारत की जनता। मंगोलों की बर्बरता से उत्तरी भारत के लोग त्रस्त थे और वे अलाउद्दीन का हर प्रकार से साथ देने के लिए तैयार थे। तीसरा, मंगोलों के आपसी झगड़े।
मंगोलों में पारस्परिक झगड़े प्रारंभ हो गए थे। चौथा, विलासी जीवन। लूट के माल से मंगोल विलासिता का जीवन व्यतीत करने लग गए थे। पांचवा, मंगोलों के स्त्री बच्चे। मंगोल अपने स्त्रियों बच्चों के साथ आक्रमण करने आते थे, इससे वे पूरी शक्ति से आक्रमण नहीं कर पाते थे और उनके संसाधन उनके रख रखाव में ही समाप्त हो जाते थे। छठा, वे दुर्गों पर घेरा डालने और रक्षा पंक्ति तोड़ने में दक्ष नहीं थे। सातवां, पंजाब, मुल्तान और सिंध में नए दुर्गों का निर्माण किया गया, पुरानों की मरम्मत की गई, वे उनकी रक्षा के लिए शक्तिशाली सेना की नियुक्ति की गई। आठवां, इसके अतिरिक्त एक विशेष सेना की नियुक्ति की गई जिसका मुख्य कार्य सीमा की रक्षा करना ही था। नौवां, सीमांत प्रदेश में एक सूबेदार नियुक्त किया गया जो सीमा रक्षक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक सेना मंत्री की नियुक्ति गई। 10वां, अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी ही कर्मठता से एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी जो सीमा प्रांत में हो रही गतिविधियों की सूचना तुरंत अलाउद्दीन तक पहुंचाता था और अलाउद्दीन प्रत्युत्तर में कार्रवाई शुरू करता था। तो छात्रों, ये थे मंगोलों के प्रमुख कारण आक्रमण और उन आक्रमणों को अलाउद्दीन ने किस प्रकार विफल किया। उन आक्रमणों को विफल करने में अलाउद्दीन ने जो कदम उठाए उसकी मैंने आपको जानकारी दी। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन के अंतिम दिन, उसकी मृत्यु और उसके मूल्यांकन के बारे में। अलाउद्दीन के अंतिम दिन संकट तथा निराशा में बीते। कठिन परिश्रम तथा अत्यधिक विलासिता के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह रुग्ण शैय्या में पड़ गया। उसकी स्त्री तथा बच्चों ने उसकी तनिक भी परवाह नहीं की। वे आमोद प्रमोद व भोग विलास में डूबे रहे। ऐसी दशा में निराश सुल्तान ने काफूर को दक्षिण से तथा अलब खां को गुजरात से बुलाकर अपनी स्त्री तथा बच्चों की शिकायत की। जब काफूर ने देखा कि सुल्तान का अंतिम समय आ गया है तो उसने षड्यंत्र रचते हुए खिजर खां, अलब खां और रानी को बंदी बना लिया। इस अत्याचारपूर्ण तरीकों का परिणाम बुरा हुआ और राज्य में जगह जगह विद्रोह फैल गए। इन विद्रोहों के समाचारों ने अलाउद्दीन की दशा और भी खराब कर दी और 1 जनवरी 1316 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के चैप्टर के अंतिम चरण में हैं। हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन। एल्फिंस्टन की मान्यता है कि उसका शासनकाल गौरवपूर्ण था और अनेक मूर्खतापूर्ण तथा क्रूर नियमों के बावजूद भी वह एक सरल शासक था। उसने अपनी शक्तियों को उचित रूप से प्रयोग किया। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ लिखता है, अलाउद्दीन वास्तव में बर्बर व अत्याचारी था। उसके हृदय में न्याय के लिए तनिक भी स्थान नहीं था और यद्यपि उसके राज्यकाल में गुजरात की विजय हुई तथा अनेक सफल आक्रमण किए, फिर भी उसका शासन लज्जापूर्ण था। निरक्षर होते हुए भी सुल्तान सामान्य बुद्धि एवं प्रतिभावान शासक था। यह भी उसकी अभूतपूर्व प्रतिभा का प्रमाण है कि वह इस्लाम धर्म का कट्टर होते हुए भी उलेमाओं के चक्कर में नहीं आया। उसने उलेमाओं को राज्य पर हावी नहीं होने दिया। अलाउद्दीन ने हिंदुओं के प्रति जो दमन एवं कठोरता की नीति अपनाई, उसके आधार पर कुछ इतिहासकार उसे धर्मांध बताते हैं। उसने कठोरता की नीति हिंदुओं के प्रति ही नहीं, मुसलमानों के प्रति भी अपनाई थी। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव कहते हैं, हम अलाउद्दीन को तुर्की साम्राज्य के निर्माता मान सकते हैं। उसने तुर्की साम्राज्य को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। बलबल व इल्तुतमिश अपने साम्राज्य की सुरक्षा में लगे रहे, परंतु इस सुल्तान ने अपने राज्य को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित कर उसे विस्तृत भी किया। सुल्तान अत्यंत महत्वाकांक्षी भी था। वह सिकंदर महान की तरह विश्व विजय करना व एक नए धर्म को चलाना चाहता था।
वो एक सफल सेना नायक भी था। डॉक्टर मजूमदार लिखते हैं, वह एक साहसी एवं योग्य सैनिक था। उसके समय के लगभग सभी सैनिक कार्य सफल हुए। वह बलबन के सैनिकवादी आदर्श को न्यायोचित सीमा तक ले गया। वह एक प्रतिभाशाली शासक भी था। सैनिकों की भर्ती, नकद वेतन, बाजार नियंत्रण तो उसका एक अनूठा एक्सपेरिमेंट था। इतिहासकार कहते हैं कि अकाल के समय में भी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें एक पैसा भी नहीं बढ़ती थी। उसकी भू राजस्व व्यवस्था आदि उसके प्रशासकीय गुण बतलाते हैं। अलाउद्दीन एक अच्छा योद्धा होने के साथ साथ सफल राजनीतिज्ञ भी था। वह जानता था कब किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कला व साहित्य का भी आश्रयदाता था। उसके दरबार में अमीर खुसरो व अमीर हसन देहलवी जैसे विद्वान आश्रय पाते थे। उसने अलाई दरवाज़ा नामक मस्जिद बनवाई, 1000 सितून महल का निर्माण करवाया। उसने सीरी के किला भी बनवाया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार वह सल्तनत के संपूर्ण युग में निर्विवाद योग्यतम सुल्तान था। यानी हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा और शक्तिशाली शासक था। इसी के साथ अलाउद्दीन खिलजी का चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।